10 मिनट। तो अपना जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स, और आपको जो एनसीईआरटी में नाम देगा वो है न्यूक्लियर। अब इसमें क्या होता है कि हम जो भी बात करेंगे वो केवल न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो पहले क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। इस न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो चीजें होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन लगभग आपके बराबर चलते हैं, कब तक, जब तक 20 कैल्शियम नहीं आ जाता, उसके बाद में इंक्रीज भी होते जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो अंदर होते हैं इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इसके अंदर जो रहते हैं इनको बोलेंगे न्यूक्लियन। क्या बोलेंगे इनको, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो ही टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। अब एक आती है फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स में फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्यों नहीं होते फंडामेंटल? फंडामेंटल इसलिए नहीं होते क्योंकि फंडामेंटल का मतलब है कि अगर हम टुकड़े करते जाएं, एक ऐसी कंडीशन आए अब इसके टुकड़े करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, आप इसके और ब्रेक कर सको। तो इलेक्ट्रॉन के और टुकड़े नहीं कर सकते आप, आधा इलेक्ट्रॉन पौना इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के और टुकड़े करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये हो गया फंडामेंटल। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के और भी टुकड़े हो सकते थे, तो न्यूट्रॉन का एक टुकड़ा बनता था प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जिन्होंने क्लास ले रखी है उनको पता होगा, न्यूट्रॉन का मैंने बता रखा था टुकड़ा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। जब न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बनाता है, इसलिए ये फंडामेंटल नहीं है, टूट के कुछ और बना सकता है। अच्छा, प्रोटॉन भी टूट के कुछ ना कुछ और बनाता है, इनको हम बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल। क्या बोलते हैं इनको, क्वार्क पार्टिकल। जो हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था, ठीक है ना, अभी 2-3 दिन पहले साइक्लोट्रॉन पढ़ा था। साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं, उस चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमा के लेके आते हैं, और फिर वो जब निकलता है ना उस डीज में से निकल के भिड़ंत करवाते हैं उसकी किसी दूसरे न्यूक्लियस के साथ में। तो टक्कर हो रही थी, मान लो कि है ना आपने हाइड्रोजन से ही टक्कर करवा दी, तो हाइड्रोजन से करवा दी तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का टक्कर होने से प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में भिड़े, या तो वो चिपक जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर वो चिपकते नहीं है और वो टूट जाते हैं, तो टूटते ही क्या बनेगा, क्वार्क पार्टिकल। प्रोटॉन के टुकड़े हो गए तो क्वार्क पार्टिकल। जैसे मैंने आपका सर फोड़ा तो क्या निकलेगा, आपका दिमाग निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो आपके दिमाग के टुकड़े हो गए, लेकिन मैं आपके सर भिड़ाऊं और वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाए तो इंटेलिजेंट बच्चा बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हो गया क्वार्क पार्टिकल्स। अच्छा, अब इनके मास कितने होते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 दोनों में लिखना है। इनमें आगे की वैल्यूज का फर्क होता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप दोनों में वैल्यू बराबर लिखोगे तो भी चलेगा। 10 की पावर -27 किलोग्राम, 10 की पावर -27 1.67 यहाँ पे एक में 5 लग जाता है, एक में 2 लग जाता है, इसमें 5 लगा दो, इसमें 2 लगा दो, कोई खास फर्क नहीं। अच्छा, ये मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब कभी भी हम किसी भी एलिमेंट को दिखाते हैं तो एक्स से दिखाएंगे, यहां लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर, और इसका एक एटॉमिक मास लिखेंगे वो यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं। उसमें यहां लिखा होता है, मैं कभी कभी यहां लिख देता हूं, कभी यहां लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम हीलियम के लिए लिखते हैं, तो हीलियम के लिए क्या होगा, 2He4। अब अगर मान लो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बन जाता है, प्लस का 1, तो चार्ज इस कोने पे लिख देते हैं। ये वाली बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब जब भी ये दिखाते हैं तो ये जेड तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जेड तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया, इस तरह से दे दिया, ये है आपके लिए 12 और इधर दे दिया आपके लिए 25, तो अब आपको पूछा कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या, प्रोटॉन तो डायरेक्टली 12 और ये हो जाएगा 25 माइनस 12, तो 25 माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए का ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं ए माइनस पी, नंबर ऑफ ए माइनस पी, कितना हुआ ये 13, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 13। अब इनके हिसाब से नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इसके हिसाब से हमने 3 तरह के वो इनकी डेफिनेशन बना रखी है न्यूक्लियर। एक तो होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोबार, एक होता है आइसोटोन। तो आइसोटोप
आइसोबार और आइसोटोप कौन से होते हैं? जिनकी टोपी क्या होती है? बराबर, उनकी टोपी बराबर। तो टोपी बराबर वाले कौन से होते हैं? जैसे मान लो कार्बन 6C14 ले लिया और नाइट्रोजन 7C14। तो गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया ना। तो कार्बन C612 ले लिया और कार्बन C614 ले लिया। इनकी टोपी क्या है? अलग अलग, टोपी अलग अलग। तो टोपी अलग अलग, तो ये कौन से हो गए? आइसोटोप। अच्छा, आइसोबार कौन से होते हैं? उनका जो ऊपर का बेस तो होता है अलग अलग और टोपी हो जाती है सेम। तो ये वाला हो गया कार्बन C614 और नाइट्रोजन 7,6,14। बेस अलग अलग, टोपी अलग अलग, आइसोटोप, बेस अलग अलग। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समभारिक और इसको हम बोलते थे समस्थानिक। ठीक है, इसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, ये है C613 और ये है N7N14। अब इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 13 माइनस 6। इसमें कितने हुए? 14 माइनस 7। तो इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आए आपके साथ, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए? तो इन्हें बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोप। ये ठीक है। अब इसके बाद में आती है एक मिरर न्यूक्लियस। ठीक है, मिरर न्यूक्लियस के अंदर क्या करते हैं कि अगर मान लो एक लिथियम ले लिया, एक बेरिलियम ले लिया। लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3 पे। और बेरिलियम कितने पे आता है? 4 पे। ठीक है ना, इसमें यहां तो हो 7 और यहां पर भी हो 7। ठीक है ना, अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये आइसोबार है, देखने में लग रहा होगा ये आइसोबार है, लेकिन आइसोबार के साथ में ये मिरर न्यूक्लियर भी है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखो, इसके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखो। इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 3 और न्यूट्रॉन 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 और इसके 3। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल आ रहा है? दूसरे वाले के न्यूट्रॉन के। इसके न्यूट्रॉन के नंबर दूसरे वाले के प्रोटॉन के। तो इसे बोल देते हैं मिरर न्यूक्लियस। मिरर का इसलिए क्योंकि मिरर में जब भी हम देखते हैं तो राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है। तो प्रोटॉन के नंबर न्यूट्रॉन के बराबर, न्यूट्रॉन के नंबर प्रोटॉन के बराबर। ऐसा समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कि ये न्यूक्लियस है तो इसकी साइज कितनी होगी? इसकी साइज कितनी होगी? इसकी साइज के लिए मैं आपको एक अंदाजा बताता हूँ। इसकी साइज ऐसा है, यहां से 100 मीटर दूर कौन सी जगह हो सकती है? यहां से 100 मीटर दूर आप ये समझो, लगभग यहां से बराबर, यहां से एकदम सीधी लाइन खींचे और वो जाए कनोई पार्क, कनोई पार्क। ठीक है ना, अगर एक बार पेन देना कोई, ठीक है। अरे मैं सीधी डिस्टेंस बोल रहा हूँ ना, बीच में घर आ रहा है तो उड़ा दे उनको। ठीक है ना, तलवार ले और काट दे सबको। बेटा ये फिजिक्स है, यहाँ सब पॉसिबल है। ठीक है ना, अभी ये समझ ले हाइपोथेटिकल है। अभी उधर वाली क्लास में तो क्या है, धरती में छेद भी कर दिया था। ठीक है ना, और उसमें खुदा भी दिया किसी आदमी को। ठीक है ना, तो इसमें सब पॉसिबल। मान लो ये जो पेन है इसका डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर, लगभग 1 सेंटीमीटर है। अगर 1 सेंटीमीटर का डायमीटर देख लो, ये कितना सा है? 1 सेंटीमीटर डायमीटर का न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन पता है कितनी दूर घूम रहा होगा? यहां से वो कनोई पार्क है ना, पहला इलेक्ट्रॉन वहां जाके मिलेगा। इतनी दूर तक तो खाली खाली है, पूरा फ्री स्पेस है। ठीक है ना, न्यूक्लियस के दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये डिस्टेंस कितनी है? जहां न्यूक्लियस है उसकी साइज से 10,000 गुना दूर पे मिलेगा। कितनी गुना जाए? 10,000 गुना। 1 सेंटीमीटर का 10,000 गुना होता है 100 मीटर। तो ये समझो, मतलब कि आप ये जो पेन है, पेन की ये जो डायमीटर है, इतना सा न्यूक्लियस है। ठीक है ना, इतना सा न्यूक्लियस है। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाके घूम रहा होगा? आपका कनोई पार्क के पास में, इसमें इतनी बड़ी रेडियस में घूम रहा होगा। ठीक है, अब ये जो बीच में खाली खाली है, तो अगर हम देखें तो शुरुआत में हम किसके बने हुए हैं? एटम्स के। और एटम के अंदर क्या है? 99% तो क्या है? फ्री स्पेस। तो हम भी क्या है? फ्री स्पेस। हमारे अंदर भी से 99% तो क्या है? खाली। ठीक है ना, बायो में पढ़ते हो आप, ये हमारा शरीर का 70% पानी है, कुछ पानी वाली नहीं है। 70% नहीं, 99% तो आपका शरीर क्या है? खाली। ठीक है ना, बाकी जो है वो 1% ही आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब समझना कि ये जो न्यूक्लियस की साइज है, ये इतनी छोटी सी है, ये किस पे डिपेंड करती है? इसके अंदर रहने वाले लोगों से। ठीक है ना,
अच्छा जैसे मान लो कि मैंने दो दोस्तों को ऐसे चिपका के खड़ा कर दिया, ठीक है, तो वो छोटी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, छोटे वॉल्यूम को, और मैंने 10 जनों को लाके एक उनका ग्रुप बना के इकट्ठा करके रख दिया, तो क्या होगा, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये डिपेंड किस पे कर रहा है, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। तो न्यूक्लियस की वॉल्यूम क्या होगी ये डिपेंड किस पे करता है कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखना वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, 4/3 पाई आर, यही होगा। देखिए इसकी जो भी रेडियस है आर, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम इतना है। अच्छा वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, ए के, क्योंकि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होता जाएगा। जैसे न्यूक्लियन 10 है तो 10 के हिसाब से होगा, 12 हो गए तो 12 के हिसाब से, 20 हो गए तो 20 के हिसाब से, बड़ा न्यूक्लियस बनता जाएगा। तो वॉल्यूम, तो इस ए को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, या वी की जगह ये लेके आ जाऊं, क्योंकि ये वी है प्रोपोर्शनल है आपके आर क्यूब के। वी किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए लिख सकते हैं। ओके, इसकी प्रोपोर्शनलिटी में ये उधर भेज दो, आर प्रोपोर्शनल हो गया e की पावर 1/3, e की पावर 1/3। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे क्या करते हैं, कोएफिशिएंट लगाते हैं, तो r इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। यहाँ तक तो समझ में आया आपको, ठीक है। ये जो आर नॉट है ये जब कैलकुलेट किया गया तो ये आया आर नॉट की वैल्यू 1.2 फेम्टोमीटर, कितना आया 1.2 फेम्टोमीटर। अब ये फेम्टो कितना होता है, फेम्टो होता है 10 की पावर -15 मीटर, 1.2 × 10 की पावर -15 मीटर, इतना सा होता है आपका न्यूक्लियस, इस साइज का है 10 की पावर -15 मीटर। यहाँ तक तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जब ये इतनी साइज का है तो ये जो 10 की पावर -15 फेम्टोमीटर लिखा है ना, इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम था फर्मी, तो उसने क्या लिख दिया, अपना ही नाम दे दिया 1 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर -15, ठीक है। तो न्यूक्लियस की साइज, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, 1 फर्मी की ऑर्डर की होती है, 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर की होती है। जब फर्मी लिखते हैं तो उसमें मीटर इंक्लूड है, जब फेम्टो लिखते हैं तो मीटर इंक्लूड नहीं है, ये वाली बात याद रखनी है आपको, ठीक है ना। कभी ऐसे आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया नीट जेईई के अंदर कि 1 फर्मी की डायमेंशन बताओ, तो 1 फर्मी की डायमेंशन लिखोगे ना तो क्या आएगी L1, लेकिन 1 फेम्टो की डायमेंशन लिखोगे ना तो वो कोई डायमेंशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि फेम्टो के अंदर मीटर इंक्लूड नहीं है, फर्मी में इंक्लूड है मीटर। यहां तक तो समझ में आ गया। ओके, अब ये वाली वैल्यू लिखी और इसकी ये वैल्यू। अब बात करते हैं कि सर ये तो न्यूक्लियस की साइज होगी, अब हम क्या करते हैं कि एक काम करो, आप है ना बाजार जाओ और बाजार से लेके आओ ऑरेंज, ठीक है, संतरे लेके आओ, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक फ्रूट बास्केट ली, उसके अंदर संतरे रखे हैं आपके पास, 10 संतरे रखे हैं और 10 संतरों का वजन है, वैसे मान लेते हैं 10 संतरों का वजन है 1 किलो, ठीक है, होगा नहीं बस ज्यादा होगा, लेकिन 10 संतरों का वजन मान लेते हैं 1 किलो, ठीक है। अब सारे संतरे आपको दिख तो सेम ही साइज के रहे हैं, दिख तो सेम ही साइज के रहे, लेकिन क्या सबका वेट सेम है, नहीं है, ठीक है ना। अब अगर हम एवरेज वेट निकालें किसी एक संतरे का तो कितना आएगा, एक संतरे का एवरेज वेट कितना आएगा, 100 ग्राम। ये तो बात समझ में आई। तो एक संतरे का एवरेज वेट कितना रहा है, 100 ग्राम, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर एक एक संतरे को अलग अलग तोला जाता तब इसका वेट कितना था, किसी का 110 भी आ जाता, किसी का 112 भी आता, किसी का होता है 80 आ गया, किसी का 85 आ गया, किसी का 95 आ गया, किसी का 98 आ गया, पर एवरेज है कितना, 100। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो हम क्या चाहते हैं, ये जो न्यूक्लियन वेट है ना अंदर, इनका एवरेज वेट निकालें। अलग अलग का वेट तो लिखा हुआ था 1.67 ये, पर हम इनका एवरेज वेट निकालना चाहते हैं। एवरेज वेट के लिए क्या है, एक न्यूक्लियस लो, इसके अंदर कितने न्यूक्लियन है, जैसे मान लेते हैं कोई न्यूक्लियस लेते हैं, बोरोन ले लेते हैं, बोरोन के अंदर कितने हैं 10, बोरोन के अंदर 10, बोरोन को तोल लो, उसके अंदर 10 का डिवाइड लगा दो। ऐसे ही तो किया था आपने अभी, संतरों को लिया, संतरों को तोल लिया और उसके अंदर जितने संतरे थे उनका डिवाइड लगा लिया, ठीक है। तो हमने क्या लिया, बोरोन को लिया, बोरोन को तोला और उसमें 10 का डिवाइड लगा लिया। लेकिन एक न्यूक्लियस को तोलना हो गया मुश्किल आपके लिए, इतना सा न्यूक्लियस होता है, आपको तो पता ही नहीं, चिमटी से भी नहीं पकड़ पाओ, इतना छोटा होता है, तो तोले कैसे, तो हमने क्या किया, बहुत सारे न्यूक्लियस लेके आ गए, ठीक है ना। अब यही समझ लो आप 1000 संतरे लेके आ गए, तो 1000 संतरों में किसका डिवाइड लगाना पड़ेगा आपको,
1000 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। इसी तरह से आप बहुत सारे न्यूक्लियस लेके आ गए और आपको उनका डिवाइड लगाना है। अब बहुत सारे न्यूक्लियस कैसे, हम लेके आए कार्बन को ही क्यों लेके आए, इसके पीछे का रीजन समझना, बुक में नहीं लिखी है ये बात। कार्बन को इसलिए लेके आए क्योंकि कार्बन आपके लिए नेचर में एकदम प्योर फॉर्म में मिल जाता है। कार्बन नेचर में एकदम प्योर फॉर्म में मिल जाता है। कैसे मिलता है प्योर फॉर्म में, इन द ग्रेफाइट। आपको डायमंड के केस में मिल जाता है, डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं ये कार्बन के प्योर, ठीक है। अच्छा, अब जब ये प्योर है तो प्योर को अगर आप लोगे तो कार्बन के हम लेके आए 12 ग्राम। कितना लेके आए हम, 12 ग्राम, 12 ग्राम लेके आए। तो 12 ग्राम के अंदर कितना होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन। 12 ग्राम क्या होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। 1 मोल के अंदर कितने न्यूक्लियाई होंगे ये हमको पहले ही किसी ने बता दिया था, वो कौन था, एवोगाड्रो, ठीक है ना। तो 1 मोल के अंदर 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, एक 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो पहले तो हमने क्या किया, इन सब का डिवाइड लगा दिया, तो एक न्यूक्लियर का वेट आ गया। एक न्यूक्लियर के वेट के अंदर किसका डिवाइड लगा दिया, 12 का डिवाइड लगा दिया, क्योंकि कार्बन C12 था तो कार्बन 12 का डिवाइड लगा दिया। तो हमने क्या किया, कार्बन के एक एटम के मास के अंदर, एक एटम के मास के अंदर हमने डिवाइड लगाया 12 का। तो जब ये 12 का डिवाइड लगाया तो हमारे पास में जो यूनिट आई उसे हमने बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे इसको, एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU, 1 AMU। अच्छा, इसको 1 U भी लिख देते हैं, ठीक है, इसको 1 U भी लिख देते हैं। इसकी वैल्यू होती है मास ऑफ 1 एटम ऑफ C6C12 अपॉन में। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 U की वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। फिक्स वैल्यू है 1.66, बहुत लंबी चौड़ी होती है लेकिन 1.66 की ही याद रखनी है। ध्यान रखना 1 U कितना है, 1.66, लेकिन जब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाला गया था वो कितना आ रहा था, 1.67। अब आप सोचेंगे सर ये क्या नाटक है, हम भारी वालों को तोड़े और एवरेज आ रहा है कम, तो भारी को रहे हैं 1.67 को और एवरेज आ रहा है कम। ये एक्चुअल में ऐसा हो रहा है क्योंकि जब हमने तोला तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मास का डिफेक्ट भी होता है, मास डिफेक्ट मास का डिफेक्ट भी होता है। ये हो गया 1 U। अब पूछा कि जब ये 1 U होता है तो आइंस्टीन की एक इक्वेशन है E = mc²। आइंस्टीन ने क्या बोला, किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये इस तरह से है कि जब धरती बनी भी नहीं थी, मतलब ब्रह्मांड खाली स्पेस था, खाली स्पेस मतलब कुछ नहीं था, कोई भी धूल वूल कुछ नहीं थी, कोई स्टार नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम खाली जगह थी। तो क्या हुआ, एनर्जी आई, उस एनर्जी से क्या बन रहा है, मास। उस एनर्जी से क्या बन रहा है, मास। उसी से हमारी धरती बनी, उसी से बिग बैंग थ्योरी वगैरह वगैरह, और ये मास कंटिन्यूअसली बनता जा रहा है और हमारा अर्थ भी, हमारा जो स्पेस है वो भी क्या कर रहा है, एक्सपांड हो रहा है। हमारा जो यूनिवर्स है वो भी क्या कर रहा है, एक्सपांड हो रहा है। अब वो तो बहुत मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगी। आपने वही समझना है कि उसने ये बोला कि जितनी एनर्जी मिला के आप मास बनाओगे वो एनर्जी की इक्वेशन E = mc²। अगर इस मास को आप वापस एनर्जी में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, E = mc² से m की वैल्यू रखो, c² की वैल्यू रखो। अब हमने क्या किया, इस 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो E = 1.66 इंटू 10 की पावर -27 इंटू c² कितना होगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। यहाँ किया तो ये लगभग वैल्यू आएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना ये वैल्यू ऐसे नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं तो जूल में आती, लेकिन मैंने इसमें निकाली है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको एग्जाम में यही डायरेक्ट लिख देना है, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल लिखते जाते हैं, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर 1 AMU 1 एटॉमिक यूनिट 1 U को अगर आप इसमें कन्वर्ट करो एनर्जी में तो क्या बन जाएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी निकल जाएगी। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम किसी को भी कन्वर्ट करें तो कैसे कैसे मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करें एनर्जी में, तो उसकी वैल्यू लिख रखी, ठीक है ना। जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को करें तो 935 930 इसे वैल्यू लिख रखी है आपकी, ठीक है ना, राजस्थान बोर्ड वाले में लिख रखी है, एनसीईआरटी में नहीं लिख रखी है, तो कोई खास बात नहीं है याद रखने के लिए। अब बात होती है कि हम स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। स्टेबिलिटी लाने के लिए समझो पहले तो हम समझते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज समझो कि अब
मान लो कि हम न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियस में किसको किसको बैठाना है, न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को, ठीक है। न्यूट्रॉन तो कोई काम का ही नहीं, प्रोटॉन ही काम का होता है मेनली, तो क्योंकि वही तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है आपको, उसी से तो एलिमेंट चेंज होता है। न्यूट्रॉन के चेंज करने से एलिमेंट चेंज होता है? नहीं होता है। प्रॉपर्टी जरूर चेंज हो जाती है लेकिन एलिमेंट तो चेंज नहीं होता है। अब समझना, हमने दो प्रोटॉन को साथ में बिठाया, ये दोनों लड़ाई करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का ऊपर चार्ज सेम है, इनको जैसे ही साथ में रखते हैं ये एक दूसरे से दूर हटना चाहते हैं। जब ये दूर हटना चाहते हैं तो अगर मैंने 5 प्रोटॉन डाल दिए तो 5 प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो मेरा जो न्यूक्लियस है ये इतना सा तो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस अभी मैंने बताया ना पेंसिल के नोक इतना, ठीक है, पेंसिल का ये जो डायमीटर है इतना सा न्यूक्लियस हो तो इलेक्ट्रॉन कितने दूर घूम रहा है, इतनी सी छोटी सी जगह में। अब सोचो ये तो इलेक्ट्रॉन आपका एटम ही कितना छोटा है, उसके हिसाब से अगर आप मान लो कि जो सुई होती है ना, सुई की एकदम पिन पॉइंट नोक होती है ना, वहां पे भी 1 एटम नहीं आता है, वो भी एक एटम से बहुत ज्यादा बड़ा है। सुई की पिन पॉइंट नोक भी एक एटम से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इतना छोटे एटम के अंदर भी इतना छोटा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन बैठाने हैं कितने, 5। अब इनकी लड़ाई होगी तो दूर भागेंगे, तो न्यूक्लियस हो गया अनस्टेबल। न्यूक्लियस हो गया अनस्टेबल। अनस्टेबल को स्टेबल करने के लिए दो लड़ाई करने वाले दोस्तों के बीच में, दोस्त नहीं है वो, दो लड़ाई करने वाले दुश्मनों के बीच में हमने क्या ला दिए, दो दोस्त बैठा दिए उनको दोस्तों बोले इनको शांति से चुपचाप बैठा के रखो। तो हमने क्या कर दिए, 5 न्यूट्रॉन डाल दिए जो उनके दोस्त है, और वो क्या करते हैं, इनको पकड़ के बैठ जाते हैं। अब आप कहोगे सर इस न्यूट्रॉन के पास ऐसी कौन सी खास बात होगी जो ये इनको पकड़ के बैठता है? तो कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर फोर्स का। न्यूक्लियर फोर्स क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई भी मास वाला पार्टिकल आ गया, मास वाला पार्टिकल कौन आ सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस फोर्स का नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गया? अब ये न्यूक्लियर फोर्स किस किस के बीच में लगता है, केवल और केवल न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं, जो अंदर रहने वाले, मतलब प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन में भी क्या होता है, अट्रैक्शन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी क्या होता है, अट्रैक्शन, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में भी अट्रैक्शन। तो जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं तो ये अट्रैक्शन का फोर्स इंक्रीज हो जाता है, और ये इंक्रीज होके क्या करता है, न्यूक्लियस को स्टेबल बना लेता है। यहां तक तो ठीक है, न्यूक्लियस को स्टेबल बना लेता है और ये अब न्यूक्लियस नहीं टूटेगा। तो इसी वजह से होता है 20 तत्व, जब हम हमारी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं 20 एलिमेंट शुरुआत के, वहां तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जैसे 21 आता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने ज्यादा हो गए कि अनस्टेबल होता जा रहा है, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इंक्रीज करते जाते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स बनता जाएगा और वो आपके स्टेबल होता जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, गुलाम वाला जो फोर्स है, उससे कितना ज्यादा होगा, कितने गुना ज्यादा होगा, कितने टाइम्स ज्यादा होगा, तो ये होता है लगभग 40 से 60 गुना ज्यादा। 60 गुना है, जैसे बुक में लिखा हुआ है 60 गुना, लगभग 40 से 60 गुना ज्यादा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं देता आपके लिए इसके ना। अब देखो, जैसे ही आपने न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डाले तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है, कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है कि जो आपकी कूलाम फोर्स है उससे 40 से 60 गुना ज्यादा, अब एवरेज मान लेते हैं 50 गुना ज्यादा तेज है, तो 50 गुना ज्यादा तेज है। जो प्रोटॉन और प्रोटॉन का जो फोर्स लग रहा है रिपल्शन, उससे तो 50 गुना तेज हो गया, ये 50 गुना तेज हो गया, तो वो न्यूक्लियस स्टेबल पड़ा। अब स्टेबल पड़ा है, अब भी एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ये कभी भी टूट सकता है, क्योंकि अगर किसी ने थोड़ा सा फोर्स लगाया और ये थोड़े से इधर उधर हुए तो टूट जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों टूट जाएंगे, ठीक है। अब हम मानते हैं सरीना और मुसाकर, ठीक है। सरीना और मुसाकर क्या करते हैं कि क्या करते हैं, दोनों के पास 10-10 अंडे पड़े हैं, इसके पास भी 10 अंडे, इसके पास भी 10 अंडे, ठीक है। दोनों के पास 10-10 अंडे हैं और इन्होंने बोला ठीक है अपन दोनों दोस्त हैं, अपन साथ में बैठ जाते हैं, तेरे अंडे मेरे अंडे तेरे, बात, ठीक है ना। अपने हो गए 20 अंडे, ठीक है। अब ये 20 अंडे हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों को लग गई भूख, ठीक है ना, भूख लगी तो क्या करेंगे, ठीक है ना, एक अंडा फोड़ा, ऑमलेट बना के खा लिया, ठीक है। अब फिर ऑमलेट तो खा लिया, ठीक है, लेकिन क्या मुसाकर ने तो जल्दीबाजी में ज्यादा खा लिया और सरीना ने थोड़ा सा ही खाया, गरम गरम था, खाया नहीं, क्या मुसाकर पैसा गरम गरम बड़े बड़े कासे तोड़ के खा गया ठीक है। अब यहाँ से गड़बड़ शुरू होगी। गड़बड़ क्या शुरू होगी कि दोनों में लड़ाई होगी कि तूने ज्यादा कैसे खाया, अंडे तो दोनों के थे, ठीक है, थोड़ा भले एक ही अंडा, लेकिन अंडे तो दोनों के थे मिक्स में, ठीक है ना, जितना तेरा था उतना मेरा भी था अंडा, ठीक है। तो अभी हमारे को
पाती करो, वापस पाती करो अपन, हाँ सेपरेशन अपने न्यारे न्यारे हो गए वो वापस, ठीक है ना। तो अब न्यारे न्यारे वापस होने हैं, तो गड़बड़ी होगी। अब बचे 19 अंडे, अब पाती कैसे करें? पाती करें तो वापस ऑमलेट खाना पड़ेगा, वापस वो ज्यादा खा जाए गड़बड़ हो गई। तो अब देखो कि इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा जो भी हमने ये मांस इकट्ठा किया 10 अंडे के मांस इकट्ठा किया, अगर इसमें से थोड़ा सा मांस डिफेक्ट कर दिया जाए तो अलग होना पॉसिबल नहीं है, अब इनके लिए अलग होना पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही काम कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। अब न्यूक्लियस क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। कैसे स्टेबिलिटी चाहता है? कि एक ही जगह बैठे रहे, टूटे नहीं। इसके लिए फिर वही बात कि हमको क्या बनाना है इनको आईएएस और आईपीएस। इसको बनना था आईएएस और उसको बनना था आईपीएस, ठीक है। तो अब वही काम, दोनों ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अब ये कितनी भी कोशिश कर लें, ओबीसी कैटेगरी में क्या आता है इनका? कट ऑफ से 1 नंबर कम। कितनी कोशिश कर ले तो भी कट ऑफ से 1 नंबर कम। तो इनको सिस्टम पता चल जाता है। फिजिक्स वाले सर ने बताया था, स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना पड़ता है? मास का डिफेक्ट। तो क्या करते हैं? टांग काट लेते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये तो क्या करता है? अपनी टांग काटता है, मुसाकत काटता है टांग, और कहती है कि अपने तो इतना थोड़ी, अपने फिर आईपीएस बन के तो भागेंगे कैसे चोर के पीछे, ठीक है ना। ये क्या करती है? अंगूठा ही काटती है केवल पैर का, ठीक है ना। मास डिफेक्ट दोनों ने किया है, इसने काटा है अंगूठा और इसने काटा है टांग, ठीक है ना। अब अगर हैंडीकैप देखा जाए तो ज्यादा हैंडीकैप कौन हुआ? मुसाकत। समझ में आया, ठीक है। अब मुसाकत की जब भी आएगी रैंक, तो मुसाकत की रैंक क्या हो जाएगी? भले ही नंबर दोनों के बराबर हो, लेकिन जब इनकी पोस्टिंग आएगी तो इसको तो आईएएस का कैडर मिल जाएगा और इसको क्या मिल गया? आईपीएस का कैडर, ठीक है ना। अब ये गड़बड़ क्यों है? जबकि इनके नंबर बराबर आए, सब भी सही है। तो जिसने जितना ज्यादा मास डिफेक्ट किया होगा, ठीक है ना, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जिसने कम मास डिफेक्ट किया होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो जब मुसाकत ने मास डिफेक्ट किया था तो उसने टांग काट ली पूरी यहाँ तक, तो वैसा पूरा ही लगड़ा, ठीक है, पूरा ही लगड़ा। तो इसको बना दिया आईएएस की, तो कुर्सी पे बैठ और कलेक्टर बन जा और अपना काम कर। और उसने क्या है? केवल अंगूठा ही तो काटा था, ठीक है ना, अंगूठा ही काटा था कि भाई तुझे तो अब ढूंढना फिरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बना दिया हमने आईपीएस। यहाँ तक तो बात है। अब केडर नंबर सेम आने से भी केडर अलग कैसे हो गया? आईएएस की पोस्ट ऊंची होती है, आईएएस के नीचे काम करना पड़ता है आईपीएस को। तो आईपीएस लोअर, मतलब है तो वैसे सेम ही कैटेगरी के, लेकिन उसके अंडर ही काम करता है, उसके ऑर्डर मानने होते हैं। तो अब ऐसे केस में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? मुसाकत। ज्यादा स्टेबल कैसे होते हैं? ज्यादा मास डिफेक्ट करने से। तो अब हमारा न्यूक्लियस भी समझदार हो गया। न्यूक्लियस ने कहा हमने फिजिक्स की क्लास पढ़ ली है, अब हम भी क्या करेंगे? स्टेबल होने की तैयारी करेंगे। तो स्टेबल होने की तैयारी में क्या करेगा? थोड़ा सा मास लेगा, डिफेक्ट करेगा और किस में बदल देगा? एनर्जी में, ठीक है ना। मुसाकत के केस में क्या किया? उसने अपना लेग काटा और लेग पीस बना के खा गया। ठीक है, अब वो तो पूछ रहा है मुसाकत को, अब वो आते तो हंसते आप उन पे हंसते, ठीक है। यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही। अब ये मास डिफेक्ट कैसे कर रहा है? बैठा इसने अपना थोड़ा सा मास लिया, उसको डिफेक्ट कर दिया। डिफेक्ट करने से एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको इसको न्यूक्लियस को तोड़ना है ना, अब ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अब इनकी पाती होगी वो न्यारे होने ना, तो न्यारे होने हैं तो क्या होता है उनके अंदर? वो अंडे खा लिए, एक अंडा खा लिया, अब 19 अंडे की पाती होती नहीं है, तो 19 अंडे की पाती नहीं होती। तो वैसे ही इस न्यूक्लियस को टूट के वापस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर मास के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने चाहिए, अब वो बन नहीं सकते, ठीक है ना। कौन अपना दान करे? ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। इसे हम जो ये एनर्जी कन्वर्ट हुई इस मास डिफेक्ट की वजह से, तो मास डिफेक्ट को हम लिखते हैं डेल्टा एन। मास डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? डेल्टा एन। ठीक है, मास डिफेक्ट को डेल्टा एम, और इससे जो एनर्जी बनी इक्वल टू डेल्टा एम सी। अब ये आप लोगों को सर पता है कैसे चला कि मास डिफेक्ट किया उसने? आपने तो कॉन्सेप्ट बनाया ना। पता ऐसे चला कि जब हमने सोचा कि कोई भी हमने हीलियम लिया तो हीलियम का वजन कितना आना चाहिए था? 4 आना चाहिए था। 4 पॉइंट समथिंग एएमयू में 4 पॉइंट समथिंग एएमयू आना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 3.9। बोले ये क्या नाटक है? 4 होना चाहिए, मिला कितना? 3.9। कितना सा मास आ गया। चलो ठीक है, हीलियम के केस में गड़बड़ हो रही होगी तो दूसरे को नापा, तो बेरियम को नापा, कार्बन को नापा, सबको नापा, सबके में ये गड़बड़ आ रही है, थोड़ा थोड़ा मास कम आता जा रहा है, ठीक है ना। आना चाहिए था 12 की जगह आ रहा है 11.8, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ लफड़ा आ रहा है सबके अंदर। अब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, ऑनलाइन डाउनलोड करना घर जाके, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि जितने भी मासेस लिखे हुए हैं वो सारे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। अब वो भी एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है।
एग्जैक्ट नंबर नहीं आना चाहिए हमारे हिसाब से, तो ए का नंबर सेम आना चाहिए था, जैसा बोला है वैसा होना चाहिए था। तो हमने जब तोल के देखा तो सब में ज्यादा वाले में ज्यादा मास डिफेक्ट आ रहा है, कम वाले में कम, मतलब बड़ी न्यूक्लियस में ज्यादा मास डिफेक्ट आ रहा है, छोटी में कम। तो कॉन्सेप्ट बनाया कि कुछ ना कुछ तो मास डिफेक्ट हो रहा है, यहां से पता चला था मास डिफेक्ट। अब ये मास कहां गया, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो सोचा कि भाई 1 AMU को अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना बनता है 931.5। तो जितना ये AMU डिफेक्ट करेगा, जितना AMU डिफेक्ट करेगा, जितना AMU कैसे, मान लो कि होना चाहिए था 4 और मिला कितना 3.92, मिला कितना 3.92, डिफेक्ट कितना हुआ मास डिफेक्ट, ये हुआ 0.08 AMU का, 0.08 AMU का। अगर 1 AMU कन्वर्ट होता है तो 931.5 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 0.08 किसमें कन्वर्ट होगा, 0.08 into 931.5। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना आता है, 9 8 9 54, 54 होता है ना, तो आ गया लगभग 54 के आसपास आ जाएगा, 54 56 के आसपास लगभग 54 होता है। अरे मेरे को पानी दिया, ठीक है ना। एक बात याद रखना, मुझे हाँ खड़ा होते ये बात सही है ना। मैं पहाड़े क्या कि जब स्कूल में थे ना तब 9 तक की पहाड़े आते थे, 10 का भी मतलब 10 का तो ऐसे ही आता है सबको, 10 11 तो कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है। 12 का तो भूल ही जाओ, 12 का मैंने कभी याद ही नहीं किया, 13 तो भूल ही जाओ, 17 का पार्ट 3 बार आता है, 17 3 51, इससे आगे का नहीं आता है। ठीक है ना, ये 6 नम 54 होता है, 9 अंटी 72, ठीक है ना। ये हो गया लगभग 72 या 75, ये लगभग हो जाएगा 75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, हाँ बोल तुम टेंशन मत लो, थोड़े सालों बाद में आपकी भी हालत ये हो जाएगी, पहाड़े याद नहीं होते, हमारे पास अभी नहीं आते, पहाड़े याद ही नहीं होते, बात तो न्यूट्रल हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब क्या होता है कि जैसे आप कॉलेज में जाओगे ना, आपके हाथ में आएगा एक कैलकुलेटर, ठीक है, वो कैलकुलेटर आपकी सारी सोचने समझने की क्षमता क्या कर देगा, ठीक है ना। उसमें क्या है, आपको 2 गुणा 2 भी करना होगा, फिर याद नहीं है 2 गुणा 2 4 होता है, फिर 2 गुणा 2 ही करते रहोगे उसके अंदर, ठीक है। ये हालत हो जाती है सबकी। कॉमर्स वालों को तो ऐसे ही होती है, कॉमर्स वालों को कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम के अंदर, आपको पता होगा, कॉमर्स वालों को कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो उनको पहाड़े भी नहीं होता, उनके तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, वो जोड़ते घटाते भी नहीं है, सीधे ही करते। अच्छा, यहाँ पे 75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने डिफेक्ट कर दिया। अब अगर हम बड़ी न्यूक्लियस लें, ये 4 की जगह 40 वाला होता, 4 की जगह 40 वाला होता, तो डिफेक्ट कुछ अलग हो रहा होता, 39 में आ रहा, उसमें आ रहा है 38 पॉइंट समथिंग ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो डिफेक्ट शुरू होता जा रहा है, इसमें आपने देखा कि जितना बड़ा न्यूक्लियस उतना ज्यादा डिफेक्ट, जितना बड़ा न्यूक्लियस उतना ज्यादा डिफेक्ट, ठीक है ना। अब समझते हैं, हम 2 स्टूडेंट लेते हैं, एक है 100 किलो का और एक है 60 किलो का, ठीक है, दोनों का IAS बनना था, ठीक है। इन दोनों को पता चला कि भाई फिजिक्स की क्लास में बता रखा है, अपने मास डिफेक्ट कर दो, फिजिकल कैटेगरी में चले जाओ और आपका क्या लग जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद में जो पोस्ट मिलेगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, अब वो क्यों आ रहा है वो तो बाद में पता चल जाएगा आपको क्यों आ रहा है। लेकिन दोनों ने क्या है, सोच के क्या काम किया कि एक तो था 100 किलो का, एक था 60 किलो का। 60 किलो वाले ने क्या किया, 6 किलो काट दिया अपना, ठीक है, 6 किलो काट के जला के खा गया, और 100 किलो वाला भी क्या करा, उसने 6 काटा ना, अपन भी 6 काट देते, 6 किलो काट के खा गया, ठीक है। अब दोनों ने 6 किलो काटा, अगर हिसाब से देखा जाए तो 60 किलो वाले ने तो अपना 10% मास डिफेक्ट कर दिया, 60 किलो वाले तो अपना 10% मास, लेकिन जो 100 किलो वाला था उसने तो अपना 6% डिफेक्ट किया है। तो जब इनकी नौकरी लगनी होगी तो प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी अब की बात, 60% नहीं, 60 किलो वाले को, तो 60 किलो वाले को प्रायोरिटी क्या मिलेगी, क्योंकि उसने अपना ज्यादा मास डिफेक्ट किया है। तो ये ज्यादा मास डिफेक्ट करने से अमाउंट में मतलब नहीं है, अमाउंट में तो दोनों ने सेम ही डिफेक्ट किया था, पर ये डिपेंड करता है कि आपने अपने मास के रेशियो में कितना डिफेक्ट किया होगा, अपने मास के रेशियो में कितना किया होगा। क्योंकि 100 किलो वाले को अगर 10 किलो डिफेक्ट करता है या 11 किलो डिफेक्ट करता तब जाके उसकी जल्दी से नौकरी लगती है, ये वाली बात समझ में आएगी, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस के केस में बड़ा न्यूक्लियस ज्यादा डिफेक्ट करेगा, छोटा न्यूक्लियस कम करेगा, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होगा वो डिपेंड करेगा कि ये जो डिफेक्ट हो रहा है मास डिफेक्ट, ये पर न्यूक्लियन कितना हो रहा है, और जो ये एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ये पर न्यूक्लियन कितनी ज्यादा एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, या मास डिफेक्ट की वजह से कितनी ज्यादा एनर्जी बनी।
अब बात करते हैं, ये मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी बनी इसे बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। क्यों बोलते हैं इसको बाइंडिंग एनर्जी? क्योंकि इस बाइंडिंग एनर्जी के डिसिपिएट होने से, निकलने से ही आपका जो एटम का जो न्यूक्लियस है वो बाइंड रह पाता है, वो बाइंड रह पाता है, इसलिए इसको नाम क्या बोल दिया? बाइंडिंग एनर्जी। हिंदी वाले बोलेंगे बंधन ऊर्जा। बंधा हुआ है आपकी बात, ठीक है ना? जैसे वो अंडे थे ना, अंडे वाले केस में अब वो बंध गए कि अब वो अलग नहीं हो सकते, वैसे ही ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, वो तो बड़ा न्यूक्लियस है इसलिए ज्यादा होगी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी के केस में सुनना, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसके लिए ज्यादा होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है अपॉन में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। इसकी वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे वो 100 किलो वाला 6 की जगह अगर 10 किलो काट के खा जाता, तब क्या होता? ज्यादा स्टेबल होता, बजाय कि उसके 60 वाले। क्यों हो जाता? क्योंकि उसने भी अब समान ही, सेम ही रेशियो में अपना मास डिफेक्ट किया है। तो आपके बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने से मतलब नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो जाए उसके लिए क्या हो जाएगा? वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना? आपको एग्जाम में ग्राफ बनाना है। अब आप कहोगे सर एग्जाम में ग्राफ जो बुक में दे रखा है वैसा का वैसा ही बनाना है? नहीं, बुक में दे रखा है वैसा मत बनाना, आप जैसे आप केवल ये वाला ग्राफ बनाना, इस तरह से नंबर ए इधर दिखा देना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये ग्राफ इस तरह से दिखा देना, ठीक है? इस ग्राफ में ये दिखाना कि जो 50 से 80 होते हैं, 50 से 80 वाले ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल, और बाकी के कम स्टेबल, इसके रेस्पेक्ट में कम स्टेबल। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे होता है हीलियम, और यहाँ जो टॉप पे होते हैं वो 3 एलिमेंट होते हैं, फेरस, निकल और कोबाल्ट। फेरस, निकल और कोबाल्ट, इनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इसकी वैल्यू होती है लगभग 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब हर एलिमेंट क्या चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या रहे? स्टेबल रहे। हर एलिमेंट क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा स्टेबल रहे। तो अगर छोटा एलिमेंट होगा तो वो जुड़ जुड़ के क्या बनना चाहेगा? हीलियम। तो हाइड्रोजन जुड़ जुड़ के क्या बनना चाहेगी? हीलियम, ठीक है ना? तो वो क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। और अगर बड़ा एलिमेंट होगा, बड़ी न्यूक्लियस, वो टूट टूट के क्या बनना चाहेगी? 2 छोटी छोटी न्यूक्लियस, ठीक है ना? 2 बने 3 बने, वैसे मोस्टली केस में 2 ही बनेंगे। तो बड़ी न्यूक्लियस टूट के क्या बनना चाहती है? छोटी छोटी। क्यों बनना चाहती है? क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो है कम, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ज्यादा, और ये स्टेबल हो जाएगा। यही वजह है कि यूरेनियम क्या करता है? टूटता है और क्या बन जाता है आपके लिए? बेरियम, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इस तरह की चीजें बन जाती है। अब ये क्यों बन रहा था? क्योंकि इसकी यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो लो, और ये जो बना एलिमेंट उसकी बनी हाई। तो जैसे ही हाई बाइंडिंग एनर्जी बनी तो ये एनर्जी डिसिपिएट करता है, और इस एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं? यूज करते हैं। और जब ये एनर्जी हम यूज करते हैं तो हमारे लिए हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी। जब ये निकलती है तब कोई कार्बन का एमिशन नहीं होता है, इसलिए इस एनर्जी को बोल देते हैं क्लीन एनर्जी, ठीक है? क्लीन एनर्जी मतलब इससे कोई भी आपके एनवायरमेंट के अंदर कार्बन एमिशन नहीं होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग वाला केस कम हो जाता है। अच्छा, अब देखो ये वाला जब ये टूट के बना, ठीक है, इसको तो बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। इसको क्या बोलेंगे? फिजन, ठीक है ना? और ये जब जुड़ता है तो फ्यूज होता है, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, तो इसमें बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है? ये वाला केस हाइड्रोजन के साथ होता है, ये वाला केस यूरेनियम वगैरह, यूरेनियम और प्लूटोनियम। आपके पास में 2 ही केस अभी, यूरेनियम और प्लूटोनियम। और भी कईयों में होता है लेकिन वो लेस स्टेबल है। इसके बारे में वापस से एक टॉपिक आएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन की पूरी प्रोसेस आएगी। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? फेरस, निकल और कोबाल्ट। तो फेरस और निकल और कोबाल्ट के अंदर केस में क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो हायर टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रह सकते हैं। हायर टेम्परेचर पे जब ये स्टेबल रह सकते हैं तो जो हमारी अर्थ की कोर है, इनर कोर और आउटर कोर, इसके अंदर लिक्विड में फेरस, निकल, कोबाल्ट ही घूम रहे हैं, ठीक
ठीक है ना। वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा स्टेबल ज्यादा टेम्परेचर भी अपने आप को सस्टेन रख सकते हैं, अपनी न्यूक्लियाई में डिफेक्ट नहीं आने देते हैं। इसलिए फेरस निकल कोबाल्ट अर्थ की कोर में सबसे ज्यादा मिलते हैं। याद होगा आपने, मैंने आपको उस दिन सिखाया था सिया सीमा नीफे, ऐसा कुछ बताया था ना, सियाल सीमा, ये ठीक है ना। सीएल का मतलब है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ये होती है अर्थ की क्रस्ट, फिर इसके अंदर होती है कोर, नहीं मेंटल क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल, ठीक है। कोर भी दो होती है, इनर और आउटर। आउटर कोर में होता है ये सब, इसमें होता है आउटर में। इनर में भी यही होता है, लेकिन इनर में ये सॉलिड हो जाता है, आउटर के अंदर ये लिक्विड होता है। सीआर सीमा ये होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। हिंदी वाले भी ऐसे लिखते हैं सीआर सीमा, हिंदी वाले भी ऐसे लिखते हैं, कोई खास नाम नहीं। हालांकि ये तो केवल बताने के लिए है, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैंने आपको एक दिन ऐसे बोला था कि हमारे जो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर के अंदर सिलिकॉन काम में लेते हैं, तो हमारे को सिलिकॉन वैसे ही खूब सारा मिल जाता है अर्थ की क्रस्ट पे और मेंटल के अंदर सिलिकॉन मिल जाता है। अब आपको इस वाले केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के केस में एक तो बनाना है फॉर्मूला, जो क्वेश्चन आएगा ना फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के बाद में ग्राफ लिखना है, इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज लिखना है कि 50 से 80 के बीच में क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, बाद वाले स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो टूटना चाहते हैं, टूट के क्या बनाते हैं, छोटी एलिमेंट बनाते हैं, और छोटी एलिमेंट में क्या होता है, ये वाली जो प्रोसेस हुई न्यूक्लियर फिजन, इससे भी एनर्जी डिसिपेट होती है। सेम टू सेम ऐसा भी इधर होता है, जब छोटी न्यूक्लियर बनके क्या एक साथ मिक्स होकर क्या बनाना चाहती है, बड़ी न्यूक्लियर। हाइड्रोजन किसमें फ्यूज होगी, हीलियम के अंदर, और ये जब फ्यूज होगी तब इसमें क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी जैसे ही रिलीज हुई तो आपको वो मिल जाएगी, और इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसके अंदर भी हीट मिलती है, इसके अंदर भी हीट मिलती है। इस हीट को यूज कर लो तो आप न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी जनरेट करवा सकते हो। इस तरह की बात है। जो बीच वाले होते हैं फेरस निकल और कोबाल्ट, इनमें क्या होता है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसी वजह से ये क्या होते हैं, हमारे को अर्थ की कोर के अंदर सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। फेरस निकल कोबाल्ट लगभग 56 से 60 के बीच के होते हैं, ठीक है, 56 से 60। ये 56 होता है, फेरस 56 होता है और कोबाल्ट 60 होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना कोबाल्ट 60 ये रेडियो एक्टिव है। कोबाल्ट 60 क्या है, रेडियो एक्टिव, ठीक है ना। इसका यूज किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है, इसका यूज किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट। आपके जो चैप्टर होंगे ना, इनके डिजीज के चैप्टर होते हैं बायो के अंदर, उसके अंदर आता है क्या ऐसा कोई कोबाल्ट 60 बताया क्या कैंसर के लिए, नहीं बताया कोई बात। कोबाल्ट 60 क्या करता है, कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव हो जाता है अगर इसको किसी तरह से ट्रीटमेंट किया जाए। और रेडियो एक्टिव क्या करते हैं, अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं, और अल्फा बीटा पार्टिकल एमिशन होने के बाद में क्या निकलती है, गामा रेज, और वो गामा रेज क्या करती है, सेल्स को मार सकती है। तो हम क्या करते हैं, गामा रेज का इसके ऊपर गामा गन बना देते हैं। गामा गन किसके ऊपर गिरेगी, कैंसर की सेल के ऊपर। अब वो कैंसर की सेल क्या कर जाएगी, मर जाएगी, ठीक है ना। कैंसर तो पता है ना क्या होता है, कैंसर में क्या होता है, मैं समझे नहीं, मेरे को मेरी लैंग्वेज में समझाओ, टेक्निकल में समझाओ, सिंपल लैंग्वेज में समझाओ कि कैंसर में एक डिजीज है, जैसे मान लो किसी के अंदर कैंसर की ट्यूमर है, हाथ में कैंसर की ट्यूमर है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या हो रहा है उसके साथ से, क्या तो मैथ है तो क्यों बोल रहा है, 10th में था क्या, ठीक है। मेरे को जितना पता है कि ये जो है ना सेल्स होती है ना, ये अनकंट्रोल रूप से बढ़ती रहती है। क्या बोला, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है। अब ये अनकंट्रोल होती है ना, तो जैसे छोटी सी है गांठ, तो वो क्या होती है, बड़ी होती जाती है टाइम के साथ में। अब उसको कितना ही कटवा लो, वो वापस छेड़ते रहो तो भी वो वापस बढ़ती ही रहती है, ठीक ना। अब ऐसे वाले केस में क्या करते हैं, हमको वो सेल्स पूरी किल करनी है, मतलब कि जैसे मान लो ये है आपका हाथ, ग्लव्स पहन रखे हैं अच्छे, ठीक है ना। अच्छा, अक्षय के हाथ में यहाँ होगी ट्यूमर, अब ये धीरे धीरे क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, कोबाल्ट 60 लेंगे, कोबाल्ट 60 की जो गामा रेज आएगी ना, गामा रेज को कहाँ गिराएंगे, इसके ऊपर, और इतना गिराएंगे कि ये गामा रेज से ये
ट्यूमर भी खत्म हो जाए, इसका हाथ का थोड़ा बहुत सेल भी खत्म हो जाए। क्यों खत्म हो जाए? क्योंकि अगर हाथ खत्म हो गया तो हाथ तो वापस रीजनरेट हो जाएगा, लेकिन सेल एक भी बची रहेगी ना, तो वो वापस से खुद को वापस रीजनरेट करती रहेगी और ये वापस से पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा, कैंसर के ट्रीटमेंट में जैसे कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है तो फिर वो ट्रीटमेंट कराते हैं, उनके सारे बाल बाल उड़ जाते हैं, देखा होगा। जैसे युवराज सिंह को हुआ था, क्रिकेटर युवराज सिंह को हुआ था। अभी कैंसर से एक वो हीरो भी मर गया था, क्या नाम है उसका, इरफान खान भी मर गया था। काफी लोगों को जैसे मतलब किसी हीरोइनों की भी हो रखा है एक दो, ठीक है, उनकी फिर फोटो वायरल हो जाती है कि देखो ये कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, पूरी टकली हो जाती है, ठीक है ना, उनकी भुएं भी उड़ जाती है, इवन ये आईलैशेस होती है ना, ये भी उड़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, कीमोथेरेपी, नाम तो सुना होगा, कीमोथेरेपी में क्या होता है, ड्रग्स बारे में यूज करते हैं, एक्सरेज का। कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमो के इंजेक्शन आते हैं, ठीक है ना, वो ग्लूकोज की बोतल होती है ना, एंडस सॉल्यूशन बोलते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं और कीमोस फिर वो डाल देते हैं और फिर वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट होती है, तो पूरे ब्लड में सर्कुलेट होती है तो इस पार्ट तक भी पहुंचती है, ठीक है ना। तो शरीर में जहां पे भी होती है ना, वो सारी जगह वो सेल मारना शुरू करती है, तो ये सेल मारती है तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, शरीर के बाल क्या करते हैं, झड़ने लगते हैं, ठीक है ना। वैसे तो क्या करते हैं, जिसका भी ये कीमोथेरेपी स्टार्ट होता है ना, उसके शरीर के पहले ही बालों को सारों को उतार देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर वो झड़ेगा तो बिस्तर खराब करेगा बाल झड़झड़ के बिस्तर को खराब करेंगे, तो पहले सारे वो पूरे को टकला बुकला करके उसके बोए बोए के रेजर वेजर से साफ करके पूरा चाइनीज बना देते हैं उसको, ठीक है। फिर उसको चाइनीज होता है, चाइनीज की पहचान में नहीं है सब। हाँ, पहचान में तो आ जाएगा बेचारा, कोई नहीं। फिर उसके ऊपर कीमोथेरेपी लगाते हैं। कीमोथेरेपी तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो, लेनी है तो लेते हैं। तो कीमोथेरेपी के अंदर कोबाल्ट 60 का यूज होता है। अब ये कोबाल्ट 60 गामा रेज यूज करता है। अच्छा, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक्स के नाम सुनो। पहले मैंने पढ़ाया है कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ZA। अब इसके बाद में इनकी कुछ डेफिनेशंस होती है, आइसोटोन, आइसोमर, आइसोबार और आइसोटोप, इस तरह की डेफिनेशन होती है। फिर न्यूक्लियस की साइज के बारे में बात की थी। साइज के बारे में मैंने 1 AMU के बारे में बताया, 1 AMU के बारे में बाद में मास डिफेक्ट बताया, मास डिफेक्ट के बाद में बाइंडिंग एनर्जी बताई, बाइंडिंग एनर्जी से आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसका ये ग्राफ है, ग्राफ बनाना पड़ेगा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में पूछेगा आपको। फिर उसके बाद में न्यूक्लियर फोर्स किनके बीच में होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में लगने वाला होता है फोर्स, और ये कब लगता है, 10 की पावर -15 की रेडियस के अंदर ही लगता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, न्यूक्लियस के बाहर लगना बंद हो जाता है। कितने गुना होता है, 50 से 60 गुना तेज होता है, किससे, कूलाम वाले फोर्स से, ठीक है ना। और कूलाम वाला फोर्स भी है ना 10 की पावर 43 टाइम्स तेज होता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 43 टाइम्स तेज कौन हो जाए आपका, कूलाम, ठीक है ना। और कूलाम से भी 40-50 गुना तेज कौन है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर फोर्स का अगर आपको अरेंजमेंट पूछा जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे ज्यादा वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। ये वैसे 11th का क्वेश्चन है, 11th वालों के तो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट इक्वेशन यही है, और उनके अभी इसमें आ भी गया था। मैंने क्या हुआ एक दिन मतलब आए, बोला सर फिजिक्स में समझा दो, तो मैंने पहले चैप्टर को बोला, पहला चैप्टर समझा, सर पढ़ाया नहीं आपने, मैंने कहा ठीक है पहले चैप्टर में ये लाइन याद रख लेना, तो अगले दिन के वही लाइन आती डायरेक्टली। कभी कभी ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है, क्योंकि इसमें ना वैरायटी कैसे चेंज करता है। आपको लगता है कि ना कि हम जैसे अर्थ के ऊपर बैठे हैं तो अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ का फोर्स इतना तेज है इसीलिए तो अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ का फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशन। तो आपको लगता है ग्रेविटेशन बहुत तेज फोर्स होता है, जबकि ग्रेविटेशन सबसे लोवेस्ट फोर्स है। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के अंदर लो आए थे रदरफोर्ड और सोडी के। रदरफोर्ड और सोडी ने ये बोला कि जो भी कोई एलिमेंट होते हैं वो आपस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ एमिशन करते रहते हैं, एमिशन करके जैसे अल्फा बीटा और गामा का एमिशन करके अपनी स्टेट को चेंज कर देते हैं, या वो खुद जो होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई कार्बन है, कार्बन के अंदर से 2 प्रोटॉन बाहर निकल गए, तो कार्बन के 2 प्रोटॉन बाहर निकल गए, तो अब वो क्या बना, कार्बन में कितने थे, 6 प्रोटॉन, 6 में से 2 प्रोटॉन बाहर निकल गए, ऑटोमेटिकली बाहर निकल गए किसी भी वजह से, तो क्या बना वो
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम बन गया आपके लिए। तो जब वो बेरिलियम बन गया तो अब जो पहले था वो तो नहीं है, कुछ और ही बन गया। तो इसका मतलब है कि कार्बन खत्म हो रहा है। हम क्या समझेंगे? कार्बन खत्म हो रहा है। न्यूक्लियस की डीके रेट होती है, क्या होगी? डीके रेट, मतलब उनकी खत्म होने की दर, ठीक है। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? खत्म होने की दर, ठीक है ना, डीके रेट। ये जो डीके रेट होती है ना, ये डिपेंड करती है कितनी सारी न्यूक्लियाई एक साथ रखी हुई है। 1000 रखी हुई है तो 1000 जल्दी जल्दी खत्म होगी, अगर 10 रखी हुई है तो धीरे धीरे खत्म होगी, ठीक है ना। तो जब न्यूक्लियस एक साथ रखे हुए हैं तो ये आपस में बैठी बैठी क्या होती है, अपने आप को डीके करके किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देती है। अब हम समझेंगे कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है हमारे लिए। तो मान लो कि 1000 रखी तो थोड़ी देर बाद में कितनी होती है? 800, फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में और कम हो जाती है, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 600, ओके। और इनफाइनाइट टाइम बाद में जीरो होती है। इनफाइनाइट टाइम के बाद में मतलब क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये कम होती जाएगी तो पहले ये ज्यादा थी न्यूक्लियस, तो इनकी डीके रेट भी ज्यादा थी, और अब ये कम है तो इनकी डीके रेट भी कम है। तो जो ये डीके रेट होगी, इनकी डीके रेट dn अपॉन में dt, ये प्रोपोर्शनल होगी n की। n मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितनी ज्यादा है। डीके रेट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो dn अपॉन में dt इक्वल टू माइनस का लैम्डा n। माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए क्योंकि ये डीके रेट है, खत्म हो गए, इसलिए नेगेटिव लगाया आपने। लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसको? हमने इस डी को इधर भेजा तो dn इक्वल टू माइनस का लैम्डा n, लैम्डा n dt, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ। अब मुझे पता है आप लोगों को इंटीग्रेशन हार्ड लगता है, ठीक है, मैथ वालों को तो सब समझ में आता होगा। पहले थी n नॉट न्यूक्लियस, अब कितनी बची है? कितने टाइम में? 0 से t टाइम, ठीक है। अच्छा 0 से t टाइम, ये n तो इधर रखा है ना, इस n को नीचे भेजना है, क्योंकि ये n तो क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में थोड़ी चलेगा, क्योंकि हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो ऑपरेटर होता है उसी से उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इस n को तो नीचे भेजा, तो ये बन जाएगा dn अपॉन में n नोट से लेके n तक, और ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा, और ये dt। लैम्डा कांस्टेंट था 0 से लेके t तक। इसका बना तो log ऑफ n लिमिट n नॉट से n इक्वल टू माइनस का लैम्डा डी, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ n अपॉन में n नॉट इक्वल टू माइनस का लैम्डा डी। तो n अपॉन में n नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा डी। मैथ वालों को सब समझ में आ रहा है, बाय वालों को केवल रखना है ये वाला, ठीक है। n नॉट मतलब भेजा n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा डी, पावर में माइनस, ये वाला हो गया आपके लिए इक्वेशन ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर रिएक्शन रेट भी आएगी, एक्टिविटी रेट भी आएगी, और फिर इसके ऊपर हाफ लाइफ आएगी। हाफ लाइफ से फिर बाद में पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। अगर जिन्होंने अल्फा बीटा गामा सही से नहीं पढ़े थे, ठीक है, या नहीं आए थे, तो वो क्या करेंगे, कल की क्लास में जरूर आ जाएंगे। जो अल्फा बीटा गामा एक बार संडे को पढ़ा दिया,